नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 9 जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप सबको बताने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फैशन डिजाइन और व्यापार। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके 8 तक के वीडियोज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वो आ चुके हैं और उनका प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुका है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें। तो आइए आज शुरुआत करते हैं फैशन डिजाइन और व्यापार जो क्लास 12th होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान का चैप्टर 9 है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है फैशन का प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। पहला प्रश्न हमारा है फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। तो देखिए फैशन का विकास अपेक्षाकृत नया विषय है, सब्जेक्ट है। प्राचीन काल अर्थात पुराने समय और मध्यकालीन शैलियों के साथ पूरी शताब्दी तक परिवर्तित नहीं होती थी। नव जागरण काल की अगर बात कर लें तो पश्चिम सभ्यता के विभिन्न संस्कृतियों में रीति रिवाजों में पोशाकों की खोज करके फैशन परिवर्तन को बढ़ावा मिला है। ये जो नए नए पोशाकों का लोग खोज कर रहे हैं इसी कारण से ज्यादातर फैशन में परिवर्तन देखने को मिला है। इसके साथ ही नए कपड़े और विचारों की उपलब्धता के कारण लोग और ज्यादा नई वस्तुओं के लिए ललायित है। नए से नए कपड़े, नए से नए डिजाइन, नए से नए रंग इत्यादियों का शौक रखने के लिए लोग ललायित होते जा रहे हैं। अगला पॉइंट इसी में हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व। मतलब कि अगर हम विदेशों की बात कर ले, पूरे विश्व की बात कर ले तो कैसे फैशन के मामले में फ्रांस का प्रभुत्व सबसे ज्यादा माना जाता है और 18वीं सदी के प्रारंभ में शुरुआत में कैसे शुरू हुआ ये। पहला पॉइंट हमारा कहता है औद्योगिक क्रांति से पूर्व फैशन के केंद्र फ्रांस के बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए औद्योगिक क्रांति से पहले लोग दो प्रमुख वर्गों से संबंध रखते थे, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। यही दो वर्ग हुआ करते थे, पहला अमीर और दूसरा गरीब। उस समय केवल अमीर ही फैशन वाले कपड़े खरीदने में समर्थ थे। आज भी उस समय क्या हम तो कहते हैं आज भी जो अमीर व्यक्ति है वही फैशन वाले कपड़े ज्यादातर खरीदता है। गरीबों के पास इतना पैसा कहाँ होता है कि वो इतने फैशन और इतने महंगे कपड़े वो खरीदे। 18वीं सदी के अंत तक सम्राट लुई 14वें के कोर्ट के सदस्य अपनी रुचि को प्राथमिकता देते हुए दिशादाता बन गए। आपको पता है कि फ्रांस में क्या हुआ था। लुई जो था वहां का पहले तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो लुई 16वें के सामने हुई थी, लेकिन उससे पहले जो लुई 14वां था उस समय भी कुछ इसी प्रकार की चीजें चल रही थी जिसमें जो फ्रांस के सत्ताधारी लोग थे वो इन सभी चीजों को अपने अंदर कंट्रोल कर लिया और पेरिस को यूरोप की फैशन की राजधानी बना दिया। जो पेरिस है उसे फैशन का राजधानी बना दिया, मतलब ये पूरे यूरोप में ही यह डंका बजा दिया कि फैशन की राजधानी क्या है तो वो पेरिस है। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है औद्योगिक क्रांति के बाद फैशन का विकास। वस्त्र निर्माण प्रौद्योगिकी से वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास। औद्योगिक क्रांति ने वस्त्र और परिधान उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास किया। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है सिलाई मशीन का आविष्कार और फैशन का लोकतंत्रीकरण। मतलब सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प का एक उद्योग में बदल दिया। ज्यादातर लोग घर पे बैठे बैठे सिलाई करने लगे। इससे फैशन का लोकतंत्रीकरण कर दिया और प्रत्येक के लिए सुलभ बना दिया, क्योंकि हर घर में सिलाई मशीन पहुंचने लगा तो लोगों ने बुनाई सिलाई करना शुरू कर दिया। चौथा पॉइंट है डेनिम्स पैंटों का निर्माण व प्रचलन। आज भी डेनिम के पैंट्स का प्रचलन बहुत ज्यादा है। 19वीं सदी में लेवी स्ट्रॉस ने टेंटो और माल डिब्बों के कवरों के लिए, मतलब इनको ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग करके ज्यादा चलने वाली पैंटें बनाई जिसमें औजार रखने के लिए जेबें लगाई गई। बाद में इसी को प्रचलित किया गया और इसका नाम डेनिम रखा गया। आज भी डेनिम के पैंट बहुत ही ज्यादा प्रचलित माने जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है स्कर्ट तथा ब्लाउज का चलन। महिलाओं ने 1880 के दशक में स्कर्ट, घाघरा, ब्लाउज पहनने शुरू किए। यह महिलाओं के लिए पहनने को तैयार कपड़ों के निर्माण की ओर एक कदम था। मतलब यहाँ पे महिलाओं, आप याद रखिएगा एक पॉइंट यहाँ से आपका निकल सकता है, 1880 के दशक में ही स्कर्ट वगैरह ब्लाउज वगैरह का प्रचलन चला था। 6 नंबर जो है हमारा कहता है मेलों बाजार, मतलब मेले जो हैं उनके बारे में जानना है। बाजारों एवं दुकान में जनसाधारण के लिए फैशन अर्थात 19वीं शताब्दी में मेलों और बाजारों के माध्यम से जनसाधारण को उनकी जेब के अनुकूल फैशन के परिधान उपलब्ध करवाए गए। यात्री, व्यापारी
व्यापारी इन बाजारों में कपड़े लाते थे और खरीदने वाले व बेचने वाले दोनों अक्सर मेल भाव यहाँ पे किया करते थे। तो ये 6 पॉइंट्स है जो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा कहता है फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों की पहचान कीजिए और उनको समझाइए। देखिए पहले तो हम फैशन को समझ लेते हैं कि फैशन क्या है। फैशन चक्र जिन तरीकों से फैशन बदलता है उसे सामान्यतः फैशन चक्र के रूप में जाना जाता है। फैशन का बदलना ही फैशन चक्र कहलाता है। फैशन चक्र के विभिन्न स्तर वह समय जीवन काल जिसमें एक फैशन अस्तित्व में रहता है। प्रवेश से लेकर मतलब एंट्री से लेकर एग्जिट तक के 5 स्तरों में गति करता है। तो वो कौन से 5 स्तर हैं फैशन के चक्र का, उसे जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें शैली की प्रस्तुति। डिजाइनर अपने शोध और रचनात्मक विचारों को परिधान में ढालते हैं, मतलब बहुत ही सही तरीके से वो कपड़े का निर्माण करते हैं। जनसाधारण को फैशन की नई शैली उपलब्ध करवाते हैं। डिजाइनों की रचना के लिए रूपरेखा, रंग, आकृति, वस्त्र जैसे अवयव एवं अन्य विवरण को उनके एक दूसरे के साथ संबंध को बदलना पड़ता है। तो ये शैली की प्रस्तुति के बारे में था। दूसरा पॉइंट इसी में हमारा कहता है लोकप्रियता में वृद्धि, मतलब लोग जब ज्यादा पसंद करने लगते हैं। जब नया फैशन बहुत से लोगों द्वारा खरीदा, पहना और देखा जाता है तो इसकी लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो जाती है। क्या होता है जब मार्केट में आप एक ही कपड़ों को कई अलग अलग लोगों को देखोगे पहने हुए, तो आपके मन में भी यह विचार आ जाता है ये ट्रेंड में है, ये जो फैशन है ये ट्रेंड में है, तो इसे पहनने की लोकप्रियता और लोगों के मन में भी होने लगती है। तीसरा पॉइंट है लोकप्रियता की पराकाष्ठा। जब कोई फैशन लोकप्रियता की ऊंचाई पर होता है तो उसकी मांग इतनी अधिक हो जाती है कि बहुत से निर्माता जो हैं मतलब उसको बनाने वाले उसकी नकल भी करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं या विभिन्न मूल्य स्तरों पर उनके रूपांतरणों का उत्पादन करने लगते हैं। तो ये लोकप्रियता की प्रकाष्ठा के बारे में भी है। चौथा पॉइंट हमारा कहता है लोकप्रियता में कमी होना। अंततः क्या होता है सबसे लास्ट में उस फैशन की प्रीतियां को भारी संख्या में उत्पादन होने से फैशन प्रिय व्यक्ति उस शैली से ऊब जाते हैं। जब एक ही चीज आप बार बार देखोगे पहनोगे तो उससे क्या होता है कि लास्ट में खुद ही लोग ऊब जाते हैं और फिर यहाँ से लोकप्रियता में कमी आना शुरू होना दिखाई देने लगता है। अब क्या होता है कि घटती लोकप्रियता वाली सामग्री को दुकानों पर कम कीमत पर भी बेच दिया जाता है। और पांचवा और अंतिम पॉइंट है अप्रचलन। फैशन चक्र के अंतिम स्तर में कुछ उपभोक्ता पहले से ही नए रंग रूप में आ जाते हैं और इस प्रकार नया फैशन चक्र प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है फैशन व्यापार से आप क्या समझते हैं। देखिए फैशन व्यापार के अर्थ को पहले समझ लीजिए। फैशन व्यापार का मतलब बिक्री के प्रोत्साहन के लिए सही समय पर, सही स्थान पर और सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना। यदि इन सभी स्थितियों की योजना बनाई जाए तो अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये फैशन व्यापार का अर्थ था, मतलब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना फैशन के माध्यम से ही फैशन व्यापार कहलाता है। इसमें आपको आगे के कुछ टॉपिक्स को देखना है, जैसे फैशन व्यापार के घटक कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से फैशन व्यापार के 4 घटक होते हैं। 4 घटक में सबसे पहला है विनिर्माण, दूसरा है क्रय विक्रय, तीसरा है संवर्धन और चौथा है विक्रय। विक्रय मतलब बेचना। तो ये फैशन के व्यापार की अगर बात की जाएगी तो ये 4 घटक जो है इसके प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है व्यापार के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। व्यापार के विभिन्न स्तर। फैशन उद्योग में व्यापार निम्नलिखित 3 स्तरों में होता है। 3 स्तर में अब कौन कौन से स्तर है। पहला है खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियां। फैशन उद्योग के भीतर खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियां एक विशिष्ट प्रबंधक प्रकार्य हैं। यह व्यापार का वह स्तर है जिसमें फैशन की दुनिया को डिजाइनर के प्रदर्शन कक्ष से खुदरा दुकानों तक और फिर ग्राहकों के हाथों में पहुंचाता है। दूसरा हमारा कहता है क्रय एजेंसी के माध्यम से व्यापार। क्रय एजेंसी वस्तु के क्रय के लिए परामर्श देती है। यह एजेंसी ग्राहकों के लिए सामान उपलब्ध कराने के कार्यालय का काम करती है। क्रय एजेंसी के माध्यम से खरीदना निर्यातकों के लिए लाभदायक रहता है, फायदेमंद रहता है, क्योंकि यह लागत और समय की पर्याप्त बचत करता है। इससे टाइम बहुत ज्यादा बचता है और प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, लागत भी कम लगता है। तो ये 2 पॉइंट के बारे में था। अब हमारा अगला पॉइंट कहता है निर्यात
उद्यम में व्यापारिक गतिविधियां, जिसमें हम निर्यात उद्यम के दो प्रकार के व्यापारिक गति होते हैं। पहला तो है क्रय एजेंट। अब क्रय एजेंट क्या होता है? खरीदारों और उत्पादकों के बीच में बैलेंस का काम करता है। जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, इसके बीच को आप इसे लोकल भाषा में दलाल कह सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करनी होती है कि उत्पाद का विकास खरीदार की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। इस प्रकार उनकी जिम्मेदारियां स्रोत ढूंढने, नमूना लेने और खरीदार से बातचीत करने की होती है। इसी में हमारा दूसरा पॉइंट कहता है उत्पादन व्यापारी। उत्पादन व्यापारी उत्पाद और खरीदार व्यापारियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। उनकी जिम्मेदारी वहां पे होती है कि उत्पादन को समयबद्धता और खरीदार की आवश्यकताओं के अनुसार कराने की। ये भी यहाँ पे बैलेंसिंग का ही काम करते हैं, एक प्रकार से ब्रोकर का ही काम करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है उपभोक्ता की मांग की व्याख्या करने के लिए लक्षित बाजार और ग्राहक प्रोत्साहन को समझना चाहिए। विस्तार से बताइए। एक समान मांग रखने वाले ग्राहकों के समूह अलग अलग विभाजित करने की प्रक्रिया को हम बाजार विभाजन कहते हैं। एक नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो गया। अगर आपसे पूछा जाए बाजार विभाजन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे एक समान मांग रखने वाले ग्राहकों के समूह को अलग अलग विभाजित करने की प्रक्रिया को हम बाजार विभाजन कहते हैं। अथवा आसान शब्दों में कहा जाए तो ग्राहकों की मांगों की समानता के अनुसार दिए गए विभाजन को बाजार विभाजन कहते हैं। भौगोलिक विभाजन निर्माता बाजार को भौगोलिक तरह से विभाजित कर सकता है, जैसे राष्ट्र, राज्य, जलवायु, देश, शहर इत्यादि। भौगोलिक विभाजन जनसांख्यिकीय और भौगोलिक दोनों की सूचना रखता है, जिससे कंपनी की रेखा अच्छी कर सके। जैसे मौसम को हम के रूप में ले सकते हैं। निर्माता बारिश के मौसम में छाता और बारिश से सुरक्षित होने के योग्य वस्तुएं बेच सकता है। हर राज्य का रहन सहन अलग होता है, इसलिए उत्पादक को भी उसके जरूरत को नजर में रखते हुए ही विभाजन करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है उन ज्ञान और कौशलों के नाम बताइए जो एक फैशन डिजाइनर और व्यापारी के पास अवश्य होने चाहिए। वीवीआई प्रश्न रहेगा ये हमारा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्षेत्र में सफलता के लिए निम्नलिखित 3 ज्ञान और कौशल फैशन डिजाइनरों और व्यापारियों तथा बाजार चलाने के वाले के लोगों के पास होने चाहिए। पहला तो है पूर्वानुमान योग्यता। पहले से पता होना चाहिए कि किस प्रकार के मतलब काम इसमें होने वाले हैं। जैसे फैशन की प्रवृत्ति जो होती है, इसके संबंध में पूर्वानुमान की योग्यता इसके जीविका का आवश्यक भाग है। अगर ये नहीं जानकारी रहे तो यहाँ पे पैसे नहीं कमाए जा सकते। यह विघटनकारी प्रवृत्तियां वर्तमान परिवृत्तियों का परिपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। यह पूर्वानुमान योग्यता उस बात की जागरूकता प्रदान करती है कि किस प्रकार किसी उत्पाद का विपणन इस फैशन प्रवृत्तियों में योगदान करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है विश्लेषण करने की योग्यता। फैशन व्यापारी और बिक्री संवर्धनकर्ता में अपने कार्यों की पूंजी और समझदारी भाग का विश्लेषण करने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात उन्हें संपूर्ण अर्थव्यवस्था अपनी विशिष्ट कंपनियों की अर्थव्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट थे। इसमें तीसरा पॉइंट हमारा कहता है संप्रेषण कौशल। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल वाला होना अत्यंत आवश्यक गुण होता है। उसमें निर्माता के साथ मूल्य का तय करने के लिए बातचीत करने की योग्यता होनी चाहिए। जनसाधारण को उनके पसंद के फैशन बेच सकने का संप्रेषण कला होना चाहिए। इसके लिए प्रायः वे विज्ञापन देते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। समाचार पत्रों में वो ये सारे एडवर्टाइजमेंट भेजते हैं। यहाँ तक कि उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से भी पत्र लिखते हैं। इन सब कार्यों के लिए अच्छे संप्रेषण कौशल का होना काफी जरूरी माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है आप अपने उस मित्र को क्या सलाह देंगे जो फैशन डिजाइनिंग और व्यापार को जीविका के रूप में अपनाना चाहता है? यदि वह इस क्षेत्र में अपना व्यापार अथवा खुदरा दुकान चलाना चाहता है तो फैशन डिजाइन और व्यापार के प्रकार में डिग्री कार्यक्रम है, जो इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या एसोसिएट या फिर स्नातक उपाधि, मतलब कि डिग्री कहीं से कहीं से उनको ये जानकारी होनी चाहिए, उनको पढ़ाई पूरा होना चाहिए, तभी वो इस क्षेत्र में आ सकते हैं। मेरे मित्र की पसंद
अनेक कारकों पर निर्भर करेगी जो प्रत्येक उपाधि कार्यक्रमों के विशिष्ट गुणों को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि पहला है फैशन व्यापार में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा डिग्री कार्यक्रम जो भी है। सामान्यतः 6 माह से 1 वर्ष में ये पूरे हो जाते हैं। कौन-कौन सी चीज़? तो ये जो डिप्लोमा डिग्री कार्यक्रम है ये 6 महीने से 1 साल का कोर्स होता है। कार्यक्रम की अवधि छोटी इसलिए होती है क्योंकि अध्ययनकालीन अभ्यास कार्यों को फैशन व्यापार के वास्तविक रोजगार पर केंद्रित होना पड़ता है। जब वो डिप्लोमा ले लेंगे उसके बाद उन्हें दुकान पे जाके कार्य करने की क्षमता को स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इसमें हमारा कहता है फैशन व्यापार से संबंधित उपाधियां 2 वर्षीय कार्यक्रम है जो फैशन और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सहज कलाओं का ज्ञान आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं। तीसरा है फैशन डिजाइन अथवा फैशन व्यापार में स्नातक उपाधियां जो है वो 4 वर्षीय कार्यक्रम है जिसमें फैशन और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ सहज कलाओं का आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में जोर देते हैं। मेरे मित्र में लंबे समय तक पढ़ने का धैर्य होगा और उन्हें एक व्यापक शिक्षा पाने की इच्छा और विभिन्न उन्नति के अवसर पाने की लालसा होगी तो मैं उन्हें स्नातक उपाधि प्राप्त करने का सलाह दूंगा जो उनको 3 से 4 वर्ष का कोर्स करना पड़ेगा। इससे उनके रोजगार में और ज्यादा वृद्धि प्राप्त होगा। इस तरह से आपने देखा फैशन डिजाइन और व्यापार क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थे यहाँ पे समाप्त हो गए। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।